अब कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। तो हमने बात की कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का इम्पैक्ट समाज पर हो रहा है, क्या अहमियत है उसकी। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। ग्रामीण बैंक का नाम आपने सुना होगा। ये गरीबों को ऋण प्रदान करता है। तो आज गरीबों के लिए समस्या क्या है कि अगर कुछ करना है तो ऋण कहाँ से लें। तो ये रहा, ग्रामीण बैंक है। तो ये एक सामाजिक मुद्दे का समाधान यहाँ हो रहा है। ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में आदिवासी किसानों को सशक्त बनाती है। तो ये उद्यम है ही इसलिए कि जो ट्राइबल फार्मर्स हैं या आदिवासी किसान हैं वहाँ पर, उनके लिए कैसे कार्य किया जाए। अब वो कैसे उनको सशक्त बनाते हैं, इनका जो पूरा ध्यान है वो किस चीज़ पर केंद्रित है। ये उद्यम कोशिश करता है कि सस्टेनेबल कॉफ़ी कल्टीवेशन ये हो सके, टिकाऊ खेती हो सके कॉफ़ी की। साथ ही में इन किसानों की जो आजीविका है उसके अंदर सुधार हो, यानी इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड्स। कैसे? फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि निष्पक्ष व्यापार प्रथाएं, और साथ ही में जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो मेथड्स हैं, तरीके हैं, उनको आगे बढ़ा करके उसके ऊपर केंद्रित करके ध्यान और उसको बढ़ावा दे करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इन किसानों का, आदिवासी किसानों का, उनकी जो जीवन है उसकी गुणवत्ता बेहतर हो। अब आप सोचो कि यहाँ एक ज़रूरत है जिसको पहचाना गया और किसी ने शुरुआत की इनको समर्थन देने की, अलग अलग प्रैक्टिसेस से, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, साथ ही में जैविक खेती से, और जो भी कुछ ज़रूरत है इसके लिए वो इस उद्यम के माध्यम से इन किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। उसी तरह से उड़ान एक और उदाहरण है। अब ये एक B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है? मिलाता है मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स, यानी कि आपके जो निर्माता हैं, जो उस उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, निर्माता, थोक विक्रेता होलसेलर, और खुदरा विक्रेता यानी कि रिटेलर। तो इनको जोड़ता है, इनको एक साथ लेकर आता है, ऐसा प्लेटफॉर्म है उड़ान। अब क्या करते हैं ये बीच के जो इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि जो बिचौलिए जिनको कि हम कहते हैं, इन बिचौलियों को कम कर देता है। और जब ये बिचौलिए गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है, तो अब बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है। तो जो छोटे और मीडियम साइज़ के व्यवसाय हैं, उद्यम हैं, उनको बड़ा मार्केट मिलता है, बड़ा बाज़ार मिलता है जहां वो कार्य कर सकें। उस बाज़ार तक पहुंचने का ज़रिया मिलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और अपने ऑपरेशंस को वो बेहतर कर पाते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पाते हैं और ज़्यादा लाभ कमा पाते हैं। क्योंकि जो बीच के लोग हैं जो उस लाभ को ले जाते थे, तो जब एक मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक जाता है तो वहाँ भी बीच में कोई है, तो उसका अपना लाभ है बीच में, वो कटता है। उसी तरह से जब एक होलसेलर से रिटेलर तक जाता है तो वहाँ भी कुछ लोग हैं। ये सारे लोगों को कम करने से इन छोटे और मीडियम साइज़ के, मध्यम वर्ग के जो बिजनेस हैं, व्यवसाय हैं, इनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये जो मुनाफा यहाँ कट रहा था ये अब इन्हीं को मिल रहा है। तो यहाँ इस तरीके से इनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल गया, ज़्यादा ये विस्तार कर सकते हैं, ज़्यादा मार्केट तक, बाज़ार तक ये जा सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म ने, इस मंच ने भारत में रेवोल्यूशन ला दिया है। जो ट्रेडिशनल ट्रेड इकोसिस्टम है, ट्रेडिशनल काम करने का तरीका है कि होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर होगा या रिटेलर होगा, जो निर्माता है निर्माता से होलसेलर तक जाएगा। तो ये जो एक ट्रेडिशनल तरीका और एक चैनल बना हुआ था और उसमें बीच में लोग हैं जो पहुंचाएंगे और उनका अपना मुनाफा होगा, इस पूरे इकोसिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया
है ना, क्रांति ला दी है यहाँ पर। और इसी को हम इनोवेशन कहते हैं जो हम बात कर रहे हैं। तो जो ये उद्यमी हैं जिन्होंने उड़ान को जो लेकर आए, जिन्होंने सोचा, उन्होंने ये सोच लगाई कि काम करने का तरीका, व्यापार करने का तरीका तो ये है, ट्रेडिशनल तरीका तो यही है, इसी तरीके से काम होता चला है, लेकिन क्या किया जाए, क्या लाया जा सकता है जिससे इनका फायदा हो और बेहतर हो सके, कोई क्रांति कैसे लाई जाए। और फिर इन्होंने ऐसा मंच लाए। ऐसे मंच के माध्यम से इन बिजनेसेस, इन व्यवसायों को बहुत बहुत फायदा मिला है और ये क्रांति जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आ पाई है ना। उसके बाद सबने सुना होगा कंपनीज एप्पल, गूगल, टेस्ला, है ना, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतना नाम लेते हैं। ये कंपनियां भी जब शुरू हुई थी तो एक उद्यम के तौर पर ही शुरू हुई थी, एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर की तरह ही शुरू हुई थी। एक कमरे में शुरू हुई थी या किसी छोटे से, वो बोलते ना, एक दो लोगों के साथ में शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे आज जो इनका स्वरूप आप देख रहे हैं वो वक्त के साथ धीरे धीरे बना है। तो जब शुरू हुई तो उस तरह से हुई, लेकिन आज इन्होंने क्रांति ला दी है किन क्षेत्रों में? प्रौद्योगिकी, संचार और परिवहन। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कोई भी आइडिया, कोई भी सोच गलत, सही, छोटी, बड़ी नहीं होती है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से ये आगे बढ़कर क्या रूप ले सकता है और किस स्तर पर ये कल होगा। इन्होंने भी नहीं सोचा होगा जब शुरुआत की कि इस स्तर पर ये कुछ समय में पहुंचेगा। वक्त लगा, कई चीज़ें हुई, उतार चढ़ाव आए, वो सब है, लेकिन जो हम बात कर रहे थे साइंस और आर्ट, ये उसका संयोजन था, जहां उन्होंने चीज़ें फॉलो की, स्टेप बाय स्टेप जो कार्य करने हैं, जो प्रक्रियाएं हैं उनको निभाया और साथ ही में अपना कौशल लगाया, अपना नवाचार लेकर आए। क्या अलग हो सकता है, क्या नया हो सकता है, और क्या। और आज भी जो उत्पाद है उनमें निरंतर कोई ना कोई नयापन, इनोवेशन आता है ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, ये दे दिया, अब और क्या दे सकते हैं जिससे जीवन की गुणवत्ता और बेहतर हो, और क्या दे सकते हैं जिससे लोगों के लिए कुछ आसान हो। ये निरंतर सोचते सोचते ही आप स्केल कर सकते हो और बड़े हो सकते हो। एक और उदाहरण लेते हैं एथर एनर्जी का। अब ये बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स। ये एक स्टार्टअप है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में है और स्कूटर बना रहे हैं। उनका डिज़ाइन और उनका निर्माण इस पर केंद्रित हैं ये पूरे। अब ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ये कंट्रीब्यूट कर सकें कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में, यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करना, साथ ही टिकाऊ परिवहन यानी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पर निर्भरता कम की जा सके। तो अब आप ये सोचिए कि जो हम एनवायरनमेंट, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये कितना फ़ायदेमंद है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है, उस पर ये काम कर रहे हैं। साथ ही में ये इन्वेस्ट करते हैं। अब हमने स्कूटर तो बना दिया, लेकिन उस इलेक्ट्रिकल स्कूटर को यूज़ करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए ढांचा भी चाहिए। ये उस पर भी काम कर रहे हैं, है ना। तो उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि चार्जिंग स्टेशन। अब इलेक्ट्रिकल स्कूटर है पर वो चार्ज होगा तभी चल पाएगा। तो मुझे फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम करनी है ना, उस पर निर्भरता कम करनी है, लेकिन साथ में इसके लिए अगर ढांचा नहीं तैयार हुआ तो ये व्यर्थ है। तो उस ढांचे पर भी काम कर रहे हैं एथर एनर्जी, और ताकि इसको लोग अपना सकें। लोग इसे तभी अपनाएंगे जब उतनी ही आसानी होगी। हाँ, थोड़ा सा रेजिस्टेंस शुरू में आता है, नहीं 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 चाहिए, लेकिन आप देख रहे होंगे आजकल कितनी इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ भी चलने लगी हैं, उसके चार्जिंग स्टेशंस हैं। घर में भी लोग अब वो इंस्टॉल कराने लगे हैं जिससे घर में ही चार्ज हो सके। तो ये पर्यावरण के लिए एक बहुत ही खूबसूरत समाधान है, लोगों के लिए भी आसान है, और जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं,
मुझे कुछ नहीं करना है, चार्ज किया और मेरी गाड़ी चालू, मेरा स्कूटर चालू। ये एथर एनर्जी कर रहा है यहाँ पर। उसी तरीके से आपके इर्द गिर्द, ये तो हमने उड़ान हुआ, एथर एनर्जी हुआ, अराकू कॉफ़ी हुआ, ये सब जो हमने बात की, आप अगर अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे तो जो छोटी बड़ी दुकानें हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं आपके आसपास, है ना, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कोई किराना वाले हैं, कोई कुरियर की जो सर्विस है वो हैं, ये सारे भी आपकी स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देते हैं। वहाँ पर जो विकास हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर ये सब आते हैं तो फिर और निर्माण होता है और लोग चाहिए, पूरा समुदाय, पूरा जो एक अर्थव्यवस्था है उस जगह की, लोकल जगह की, वो बढ़ती है। और साथ ही में नौकरियां भी ये प्रदान करते हैं। तो नौकरियां जब प्रदान करते हैं तो लोगों के जीवन बेहतर होते हैं, जीवन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बेहतर होती है। फिर जब उनके पास पैसा आने लगता है तो फिर उनकी भी जो ज़रूरतें हैं वो उनको पूरी करते हैं, फिर उनकी इच्छाएं होती हैं, फिर और चीज़ें डेवलप होती हैं कि अच्छा, लोगों के पास नौकरियां हैं, पैसे हैं, तो एक रेस्टोरेंट और खुल जाएगा। इस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करते हैं, समर्थन देते हैं उस जगह की विस्तार के लिए, विकास के लिए, ग्रोथ के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये क्लैरिटी यहाँ पर पूरी मिली होगी कि किस तरीके से एक उद्यम जो है और एक उद्यमी उस मंशा के साथ आता है और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मेरा फ़ायदा कैसे होगा, मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे बस इनकम चाहिए, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है ना। लेकिन जहाँ मैंने ये सोचा कि औरों का फ़ायदा कैसे हो, पूरा जो समाज है, समुदाय है, उनका फ़ायदा कैसे हो, क्या किया जाए जिससे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकल कर आएँ, क्या किया जाए जिससे लोगों की जीवन और बेहतर हो। जब दिमाग में ये चल रहा होता है, जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो उद्यम है वो भी आगे बढ़ता है, स्केल होता है, क्योंकि फिर आप यही सोच रहे होते हैं और क्या लाऊं जो बेहतर होगा, और क्या करूं कि लोगों के लिए और आसान होगा, और क्या करूं कि लोगों के लिए समाधान मिल सके उस ज़रूरत का, उस समस्या का, है। तो आज का जो इंटेंशन था, फोकस था, वो यही था कि आप समझ पाएँ कि यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप में उतरते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव सब पर है, सिर्फ आप पर नहीं है। ये आप तक, आपके घर तक नहीं सीमित है, पूरे समाज पर उसका प्रभाव है और आप भागीदार बन जाते हैं उस समाज की विस्तार में, उसके विकास में। कितनी बड़ी बात है ना। एक छोटे से आइडिया के साथ आप शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। केवल सोच का कमाल है। इसी के साथ इस भाग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले भाग में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक सीखते रहिए। नमस्कार।